हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या देखा था कि कोई भी कॉइल है तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से उसमें जब उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ अपीयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉइल लेंगे। म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ कि दो एडजेसेंट कॉइल रखेंगे क्लोजली, वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब हम एक में क्या करेंगे, करंट चेंज कराते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दूसरे उसके एडजेसेंट या उसके नियर बाई जो कॉइल है उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सेकंड कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे देखो, ये क्या है, दो कॉइल मैंने लिख लिया, कोएक्सियल कॉइल है, एक कॉइल 1 और दूसरा कॉइल क्या है, कॉइल 2 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, है ना, इसमें करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं। इसमें मान लो कि करंट क्या है, I1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है, N1 है, इसमें भी करंट क्या है, I2 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इसमें क्या है, N2 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जब I1, अब एक क्या है, दोनों नियर बाई रखा है। एक कॉइल हम 1 कंसीडर कर लिए, कॉइल 1, और दिस इज कॉइल क्या होगा, 2। हम इसकी बात करें, कॉइल 1 की बात करें, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली क्या होगा, ये कॉइल 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही के द्वारा मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू कॉइल 1। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने एक के द्वारा दिखाया, I2 के द्वारा नहीं दिखाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यदि आप इसके थ्रू फ्लक्स लिखोगे, इसके थ्रू फ्लक्स होगा फाई। देखो फाई हमने क्या कंसीडर किया, फाई 1 क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, थ्रू कॉइल 1। ठीक है, इसको लिखना, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। φ2 इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2। ठीक है, अब यदि हम ये कंसीडर कर लें कि φ1 डैश φ2 डैश है ना, ये क्या हुआ, φ1 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, φ2 क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें किसी भी कॉइल में दो तरह के क्या होंगे, ईएमएफ। एक तो क्या होगा, अपने करंट के द्वारा जो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, एक ही होगा, एक दूसरे के द्वारा होगा। दो तरह के सिचुएशन सीन बनेंगे। तो यदि मैं इसमें, देखो क्या होगा, हम यदि इसमें किसी एक में फ्लक्स लिखेंगे, इसमें जो फ्लक्स लिखेंगे, तो इसमें जो करंट चेंज होगा उसके थ्रू फ्लक्स जो होगा, हम तो लिख सकते हैं, देखो φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, I1। क्या लिखेंगे, φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। φ2 का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन द क्या होगा, कॉइल 1, ड्यू टू करंट इन द कॉइल 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, φ2 is equal to M12 I1. This is called coefficient of mutual inductance. Coefficient of mutual inductance between two coil. बिटवीन टू कॉइल। ठीक है, φ2 का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन द कॉइल 1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, φ1 मैंने यहां टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लिया है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 हम क्या लिखेंगे, M12 is
इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी M21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi2। दिस, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन क्या होगा, टू कॉइल्स। ठीक है, तो phi2 और phi2 समझ में आया कि क्या, किसी भी एक दूसरी कॉइल में, किसी भी कॉइल में उसके नियर बाई कॉइल की वजह से जो ईएमएफ अपीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में है कि यहां क्या होगा कि कॉइल जो रखा गया है वो क्या है, बहुत ही क्लोज रखा गया है। जब आप इसमें करंट चेंज कराओगे तो ऑब्वियसली इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, सेकंड कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ अपीयर होगा, जो इस में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको क्या करे, अपोज करे। तो phi2 ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर से ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल सेकंड कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 1। सिमिलरली नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, कॉइल 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग in the coil 2, and this constant of proportionality is called coefficient of mutual inductance, और simple mutual inductance भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये जो दोनों होता है बोथ डिपेंड ऑन द, क्या होगा, बोथ डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द बोथ द कॉइल एज वेल एज द मीडियम इन विच बोथ द कॉइल्स आर केप्ट। ठीक है, तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि M1 M21 क्या लिखेंगे, यहां नोट में लिख सकते हैं M21 एंड क्या होगा, M1 टू डिपेंड ऑन क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ द बोथ कॉइल्स। बी में क्या होगा, एज वेल एज, एंड क्या होगा, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच कॉइल्स आर प्लेस्ड। ठीक है, ध्यान देना, हमने यहां क्या लिया है, टोटल फ्लक्स लिया है। समझ में आई बात, हमने एक सिंगल फ्लक्स लेकर के नेट फ्लक्स नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट इसको टोटल फ्लक्स मान लिया, इसलिए हमने N1 N2 यूज नहीं किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्या होगा, एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस जी में क्वेश्चन भी आया है। देखो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा, M12 इज इक्वल टू क्या होता है, M21 इक्वल टू हम M। ठीक है, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगा, M12 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, M21। क्या लिखेंगे, M12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M12। यहां से ये भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यदि मैं लिखूं, देखो यहां से ध्यान से, phi1 हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं एक, तो यहां से M12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो phi2 अपॉन I1 इज इक्वल टू क्या होगा, phi। ठीक है, I1 अपॉन क्या हो जाएगा, phi1 अपॉन क्या हो जाएगा, I2। आई मीन क्या होगा, रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 अपॉन एंड करंट इन कॉइल 1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 एंड करंट इन द कॉइल 2। ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहां से तुम देख सकते हो क्या है, यहां से तुम देख सकते हो कि
हम ये बोल सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ करंट इन द कॉइल, इफ द करंट इन बोथ द कॉइल्स आर सेम, क्या होगा, इफ, यहां लिख दें इफ I1 इज इक्वल टू क्या होगा I2, देन क्या हो जाएगा phi1 इज इक्वल टू क्या होगा phi2। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये जस्ट ये स्टेटमेंट था कि M12 आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 एंड M21 इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया, एक थ्योरम के अनुसार ये होता है। ठीक है, यहां से इसका एक सब पार्ट है कि यदि phi2 अपॉन I1 इज इक्वल टू phi1 अपॉन क्या लिखा हमने I2, आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 हो जाए, देन क्या होगा, phi1 एंड phi2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई मीन इफ द करंट इन बोथ द कॉइल्स आर सेम, देन द क्या होगा, फ्लक्स थ्रू जो कॉइल हो, फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल विल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जेईई में भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन क्या होगा, व्हेन करंट थ्रू both the coils are same, then flux, then magnetic flux, then net flux through both coils will be same। ठीक है, विल बी सेम। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं इससे बहुत अच्छा एग्जांपल है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। देखो ये क्या है, अब मान लो कि यहां आपसे कोई पूछे, सिंपल देखो यहां ध्यान से, एक दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस क्या है, बी है। ठीक है, चलो इसका नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं N2, इसका नंबर ऑफ टर्न हम मान लेते हैं क्या, N1। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, इनर लूप में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, लार्जर लूप। क्या करना है, लार्जर लूप के थ्रू, या आप क्या है, लार्जर लूप के थ्रू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। यहां ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो ये बात समझ में आई। अब आप क्या करोगे, यदि इसके थ्रू फ्लक्स निकालोगे, अभी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड, देखो कितना, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, लार्जर लूप ऑफ रेडियस बी। अब तुम सोचो, इसके थ्रू मुझे फ्लक्स निकालना है यार, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, हम कैसे यहां से यहां कैसे फील्ड लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, यदि मैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज करूं या रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज करूं, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। हम क्या करेंगे, सेमी करंट हम लार्जर लूप में क्या मान लेंगे। यहां देखो, यहां दिया हुआ है कि यदि करंट इन बोथ द लूप्स क्या होगा, यदि हम सेम मान लें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोथ द लूप्स के थ्रू क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचेंगे और फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से, तो हम यहां से हम क्या मान लेंगे कि इसमें करंट नहीं मान करके, क्यों, क्योंकि यदि आप इसमें करंट कंसीडर कर रहे हैं तो फिर फील्ड लिखना, फिर फ्लक्स लिखना बहुत टफ होगा। लेकिन यदि मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचूंगा कि सेम करंट क्या है, लार्जर कॉइल में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, एक सर्किट इधर मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या कर लिया, इस करंट को हमने किधर मान लिया, इसका रेडियस क्या है, ये है, और इसका रेडियस क्या है, बी है। बात समझ में आई।
ये मैंने, ठीक है। इसका नंबर ऑफ टर्न क्या है, n2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न क्या है, n1 है। अब हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा इसके सेंटर पे हम क्या कर सकते हैं, फील्ड लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं बी एट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट n2 i अपॉन क्या होगा 2b। अब ये स्मॉल लूप है, बहुत ही स्मॉल लूप है ना, आई छोटा लूप है। आई मीन हम बोल सकते हैं कि a इज मच मच ग्रेटर देन क्या है, b है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मानेंगे कि जितना फील्ड जो है क्या होगा, जितना फील्ड इसके सेंटर पे है उतना ही फील्ड क्या होगा थ्रू आउट द स्मॉलर कॉइल होगा। तो हम लिख सकते हैं फाई है ना 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n2 i अपॉन 2b इंटू n1 पाई a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट n1 n2 i पाई a स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2b हो गया। ठीक है, ये फ्लक्स थ्रू क्या हुआ, स्मॉलर लूप। फ्लक्स थ्रू क्या होगा, स्मॉलर लूप। एंड अब बोल सकते हैं कि ये किसके थ्रू लिखा हमने, फ्लक्स थ्रू स्मॉलर। हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट n1 n2, ठीक है, पाई a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2b। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं यदि रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज करेंगे, इनर में करंट दिया हुआ है तो हम सेम करंट किधर मान लेते हैं, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनर में यदि करंट दिया है तो हम किस में कंसीडर कर लेंगे, आउटर में कंसीडर कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर लिख लेना तुम लोग। अब यहां अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 i पाई a स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, ये अब हमने क्या लिखा, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू क्या होगा, एनी कॉइल। देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि अब हमने क्या मान लिया, देखो यही दो कॉइल है, हमने कंसीडर कर किया था कॉइल 1, कॉइल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये इसमें ये n1 हुआ, ये क्या हो जाएगा n2 नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें करंट i1 फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है i2 हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सॉरी इसमें i1 हमने उसमें ऐसे शायद किया था, है ना, ऐसे माना था। ठीक है, और यहां भी हमने इस टाइप से शायद सोचा था। ठीक है, नहीं ये सही था, है ना, डायरेक्शन कैसे भी कंसीडर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे कुछ था। अब यहां मैं थोड़ा सा फिर से आपको ये थोड़ा ये बताता हूं कि यदि फाई क्या होगा, फाई 1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, थ्रू लूप। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ो। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, फाई 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mi2, अरे लिख सकते हैं ना, फाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mi2 i1। अब यदि हम लिखें, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू
फेराडेज लॉ, तो क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, M1 M क्या होगा I2 सॉरी माइनस M dI2 अपॉन क्या होगा dt, ठीक है। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस M, है ना, क्या होगा dI1 अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। M क्या है, M को हम क्या बोले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल। M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ईएमएफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस और क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो हम यहां लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है, टू कॉइल्स। अब देखो क्या है, एक कॉइल 1, दिस इज क्या है कॉइल 2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने मान लिया L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लिया L2, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का क्या होगा, M होगा। तो M इज इक्वल टू क्या होता है, M इज इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा L1 L2, क्या होगा L1 L2। M क्या है, K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, कपलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 क्या है, L1 L2 आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो देखो यहां दो केसेस होते हैं, एक होता है कि एक लूज कपलिंग होता है और एक टाइट कपलिंग होता है, ठीक है। लूज कपलिंग में क्या होगा कि इसके लूज कपलिंग में क्या, व्हेन द कॉइल इज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देखो क्या होगा, लूज कपलिंग में क्या होगा कि इसमें जो करंट हमने मान लिया है कि इसमें जो करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, इसके वजह से जो फ्लक्स इसमें होगा वो चेंज नहीं होगा, फ्लक्स इसमें चेंज ही नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या होगा, फ्लक्स इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा, फ्लक्स इसमें क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके करंट के वजह से क्या होगा, इसमें करंट चेंज करो, I2 चेंज करो या नहीं करो, इसमें यदि फ्लक्स कांस्टेंट रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, लूज कपलिंग बोलते हैं। फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, करंट इन द कॉइल, flux through the coil 1 does not depend on the current in the coil 2, then such type of coupling is called loose coupling। तो लूज कपलिंग में K का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां केवल ये केस फर्स्ट में लिख देता हूं, क्या होगा, फॉर क्या होगा, लूज कपलिंग K इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इन दिस केस फ्लक्स ऑफ क्या होगा, वन कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट इन अदर कॉइल, ठीक है। तो K जब 0 हो जाएगा, जब कॉइल को हम क्या करेंगे, बहुत दूर रख देंगे,
अब के जीरो हो गया तो एम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या होगा, टाइट कपलिंग। क्या होगा, फॉर टाइट कपलिंग में क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फॉर टाइट कपलिंग के इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। और उस सिचुएशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि m जो होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, रूट क्या होगा, L1 L2 होगा। ठीक है, और एनी अदर केसेस जो m होगा वो क्या होगा, L1 L2 स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां देख लो k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 और 0 से क्या होगा, बीच में लाई करेगा। तो एक रिलेशन क्या होता है, ये आता है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का इसका भी यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, जिस तरह सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन होगा उसी तरह क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन होगा, है ना। हाँ, एक चीज ये ध्यान देना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ठीक है, वो भी क्या होता है, देखो आगे आपको पढ़ना, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये अलजेब्रिक क्वांटिटी है। क्या है, अलजेब्रिक क्वांटिटी है। एज लाइक सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये आगे तुमको पढ़ना है कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव होगा, है ना। यहां से तुम बोल भी सकते हो कि सर आप निगेटिव कैसे बोल रहे हो, लेकिन आगे पढ़ना है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, अलजेब्रिक क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, केवल L के जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, वहां हमने सिंगल कॉइल यूज किया था, यहां डबल कॉइल यूज कर रहे हैं। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils। ठीक है, अब देखो क्या मेथड है। कंसीडर, पहला कंसीडर करंट इन द बिगर कॉइल। ठीक है, फाइंड net magnetic field at the center of a smaller coil। Consider, इसको हमने क्या मान लिया, B, दैट इज क्या है, दैट इज हमने बी ओ मान लिया। ठीक है, नाउ फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉलर कॉइल। स्मॉलर कॉइल बाई यूजिंग, क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग, देखो फाइव इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अभी आप फाइव वन फाइव टू नहीं लिखेंगे, फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइव इज इक्वल टू बी नट इनटू क्या होगा, एरिया ऑफ ए स्मॉलर कॉइल। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या होगा, कंपेयर
with standard equation of mutual inductance. इंडक्टेंस क्या होगा, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। यहां से आपको m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो फाई अपॉन क्या हो जाएगा, फाई यहां क्या है, टोटल फ्लक्स है, ठीक है। फाई क्या है, यहां टोटल फ्लक्स है, क्या है, फाई टोटल फ्लक्स है ना। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल देखो, यही जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, देखो ये दो कॉइल है ना, ये कॉइल 1, ये कॉन्सेंट्रिक है ना, एक क्या है कॉइल 2, कॉइल 1 इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, इसका नंबर ऑफ टर्न n है, इसका नंबर ऑफ टर्न क्या n1 और इसका नंबर ऑफ टर्न क्या n2 है। आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड m का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये स्टेप क्या करना है, फॉलो करते जाना है और फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां क्या है, यहां हमने क्या बताया कि करंट किस में मानना है, बिगर लूप में। कहां लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्मॉलर लूप। तो हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्ट लिख रहा हूं कि B एट O इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट N2 है ना, म्यू नॉट N2 I अपॉन क्या होगा, 2B, पाई नहीं, ठीक है, 2B। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नाउ फ्लक्स थ्रू क्या होगा, स्मॉलर लूप कितना होगा, देखो तो फाई इज इक्वल टू बी नट इंटू एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया N1 इंटू पाई ए स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो, तो म्यू नट N1 N2 पाई ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2B इंटू आई। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M इज इक्वल टू क्या होगा, फाई अपॉन क्या हो जाएगा, I। यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2B। ये तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। क्या आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस की तरह कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें हम क्या यूज करते थे, सिंगल कॉइल यूज करते थे। यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, डबल कॉइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम यूज कर रहे हैं, डबल कॉइल। तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 2B। यहां से आप देख सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था कि एज लाइक सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो यहां से बता सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस I mean capital M of both coil depend on क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल। B में क्या है, रेडियस रेडियाई ऑफ बोथ कॉइल। C क्या है, नेचर ऑफ मीडियम इन विच coils आर प्लेस्ड, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, डिपेंड करता है ना। अगला एक एग्जांपल देख लो कि उसके बाद तुम खुद से भी कैलकुलेट कर लेना कैसे कैलकुलेट करना है। देखो क्या है, एक स्क्वायर लूप है, लार्जर स्क्वायर लूप। इसमें यही है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको, एक लार्जर लूप है, इसका लेंथ, साइड लेंथ क्या है, L दिया हुआ है। इसके सेंटर पे एक स्मॉलर लूप रखा गया है, इसका साइड लेंथ क्या है, L दिया। ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है।
यहां भी क्या करना है तुमको, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, अगेन क्या करना है देखो, लार्जर लूप में क्या करना है, करंट यहां भी मान लो इसका नंबर ऑफ टर्न N1 है या N2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न N1 है, ऐसे मान लो। हमको क्या करना है, लार्जर लूप में क्या करना है, करंट मानना है। अब इसके सेंटर पे O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये भी आना चाहिए, है ना, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड O पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, देखो कितना होगा, B at O is equal to 4 into म्यू नॉट I अपॉन क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये कितना होगा, L/2, 4 पाई L/2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4, ऐसे ही होगा शायद। ठीक है, अब देखो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो B नॉट इज, और नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है, तो सॉरी N1, तो N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I, 4 से क्या मल्टीप्लाई किया हमने, एक स्ट्रेट वायर के द्वारा लिखा, और फिर 4 ऐसे सिमिलर वायर हैं, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो मालूम है ना, म्यू नॉट I 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यस। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया पाई L, ए कितना हो जाएगा, देखो 2 बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सही है। तो B नॉट और N1 टर्म से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 म्यू नॉट N1I, यही है ना, N1I अपॉन पाई L। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फाई कैसे लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप कितना हो जाएगा, B इंटू क्या हो जाएगा, L² N2 हो जाएगा। तो यहां रखोगे फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 है ना, 2 म्यू नॉट N1 N2 अपॉन N1 N2 L² अपॉन क्या हो जाएगा, पाई L इंटू क्या होगा I। यहां से देखो यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो यहां से M इज इक्वल टू क्या हो गया, 2√2 म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, L² अपॉन पाई L। अब यहां से हम बोल सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L²। ठीक है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो उसके बाद देखो एक सर्कुलर लूप है ना, और इसके सेंटर पे एक करंट I है, एक कॉइल है, एक करंट है, इसका रेडियस क्या दिया, R दिया हुआ। करंट का मतलब क्या, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। यहां आपसे पूछा जाए फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, M हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहां करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको कुछ सोचना नहीं। यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा बता सकते हो, देखो तो इस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, यही होगा ना यार, ऐसे। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस लूप के थ्रू ये जो लूप है, ये सॉरी, ठीक है, इस लूप के थ्रू कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, लार्जर लूप के थ्रू कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि फाई क्या है, 0 हो गया, तो तुम बता सकते हो कि M भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अरे 0 हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, 0
हो गया। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बस इतना ही पढ़ना है अपने को, और एल एंड एम के बीच मैंने रिलेशन बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।